ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी को मालूम ही है कि ये टॉपिक निबंध में भी है, तो इसलिए मैंने कल भी बताया था कि लगभग ये पेपर आउट ही है। ये क्वेश्चन आपको लिखना ही है। आगामी जो एग्जाम होने वाली है आपकी एमपीपीएससी मेंस की, उसमें ये लगभग पेपर आउट है, ये क्वेश्चन आउट है। या तो आपको निबंध पूछा जाएगा या आपके क्वेश्चन में इकोनॉमी में इसको पूछा जाएगा, या हो सकता है दोनों में पूछा जाए। इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करेंगे और क्वेश्चन आंसर के हिसाब से भी इसको तैयार करेंगे। तो मैंने इसमें जो है कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए हुए हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर हम इस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग ये कॉमन ही रहता है। इसका उद्भव 2047 का ही लक्ष्य क्यों रखा गया है, इसी को क्यों चुना गया, विकसित राष्ट्र के लिए क्या मानदंड डिसाइड किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, भारत की वर्तमान स्थिति तथा 2047 की अनुमानित स्थिति क्या होगी, अभी क्या है भारत की स्थिति, 2047 में कितनी क्या रहेगी, क्या अनुमान है, लक्ष्य क्या डिसाइड किए गए हैं इसके लिए, भारत में विकसित राष्ट्र कहलाने के आधार क्या है, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र हो जाएगा आगे 2047 में, है ना, और इसके लिए क्या पहल की जा रही है सरकार द्वारा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके लिए चुनौतियां क्या है, विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग में क्या क्या चुनौतियां भारत को हैं, किन चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ेगा, फिर जो है सुझाव हैं, उन चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे, उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे जिससे हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाए। तो वो सुझाव आपको अपने हिसाब से देना है और लास्ट में आएगा कंक्लूजन। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम जो है इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, निबंध पर मैं अलग से बात करूंगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना के डाला था, हालांकि उसको काफ़ी लोगों ने देखा भी है और उस वीडियो को देख करके बताया भी है कि काफ़ी फायदा हमें मिला। और इत्तेफाक से 2021 के एग्जाम के लिए वो वीडियो मैंने बनाया था, तो उससे सीधे निबंध के टॉपिक भी आ गए थे। जो मैंने निबंध उसमें बताए थे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है टॉपिक, तो वो टॉपिक जो है निबंध में पूछ लिए गए थे और उसमें तरीके मैंने बताए थे कि निबंध कैसे लिखा जा सकता है। तो निबंध लिखने के 6 तरीके उसमें मैंने बताए हैं। निबंध को 6 तरीके से लिख सकते हैं और वो 6 तरीके उस टॉपिक पर निर्भर करते हैं। उस टॉपिक के आधार पर हम निबंध को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने बताया हुआ है। हालांकि अभी समय रहेगा तो मैं निबंध कैसे लिखा जाता है उस पर यहाँ पर चर्चा करूंगा, बीच में अगर समय रहता है तो। ठीक है, तो अगर इसको निबंध की फॉर्मेट लिखना है तो यहाँ पर कोई कोटेशन वगैरह, जैसे मोदी जी का कोटेशन है उसके, वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर में लिखना उतना सही नहीं रहता, बीच में हम लिखते हैं। स्टार्टिंग में कोटेशन जो है आंसर में नहीं लिखा जाता है। जब निबंध हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग में कोटेशन या कोई कविता है ना, या किसी कोई डेफिनेशन वगैरह है तो वो हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें बीच में वो कोटेशन ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है लिखना। ठीक है, यहां पर इंट्रोडक्शन हम अपनी तरीके से लिखते हैं। तो इसमें विकसित भारत जो @ 2047 है, इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहां पर बात कर लूं। देखिए, भारत जो है प्राचीन समय से 2 चीजें खास तौर से भारत के सामने रही हैं। एक तो विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती रही है और भारत सोने की चिड़िया माना जाता रहा है। तो विश्व गुरु ये जो है एक सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से है, और सोने की चिड़िया ये आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो यहाँ पर दोनों के दृष्टिकोण को मिला करके हमें बात करनी है, क्योंकि विकसित राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो हर तरीके से विकसित होना चाहिए। केवल आर्थिक आधार पर विकसित होने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो
सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी हम बात यहाँ पर करेंगे और आर्थिक आधार पर भी बात करेंगे, है ना। तो प्राचीन समय से ही भारत जो है दो बड़ी संज्ञाओं से इसको जाना जाता रहा है, एक तो विश्व गुरु की संज्ञा, दूसरा सोने की चिड़िया। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें भी ये चीजें बताई थी आप लोगों को, है ना। प्राचीन समय से ही विश्व गुरु तथा सोने की चिड़िया की संज्ञा से अभिहित भारत का आज अमृत काल चल रहा है। तो अमृत काल में भारत जो है एक लंबी छलांग लगाने के लिए तत्पर है। ये मोदी जी नहीं बोला है, लंबी छलांग में जो वर्ड वहां से उन्हें लिया है ना। अमृत काल चल रहा है, स्वर्णिम युग जो है भारत का ये चल रहा है। तो इस स्वर्णिम युग में भारत जो है एक लंबी छलांग लगाने के लिए तत्पर है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, उनके जो सपने हैं उनको, उन्होंने जो सपने संजोए थे उनको पूरा करने के लिए मोदी जी ने जो एक अभियान चलाया है उसका उल्लेख आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर 11 दिसंबर 2023 की बात है। 11 दिसंबर 2023 विकसित भारत @2047 और युवाओं की आवाज, वॉइस ऑफ यूथ। तो ये जो है एक कैंपेन उन्होंने चलाई थी। उस कैंपेन से ही जो है विकसित भारत 2047 को लेकर के अभियान स्टार्ट किया गया है। तो जब इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे तो मोदी जी का जो वो अभियान है, कैंपेन है, उसका आपको जिक्र करना है। प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज को प्रारंभ करने के साथ ही 11 दिसंबर 2023 को उसको प्रारंभ किया गया। उसके साथ ही भारत में 2047 तक एक विकसित भारत बनने की ओर जो है भारत अग्रसर है या प्रगतिशील है। इस तरह से आपको इसका इंट्रोडक्शन बताना। स्टार्ट कहां से हम करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे विश्व गुरु और सोने की चिड़िया। प्राचीन समय से ही विश्व गुरु तथा सोने की चिड़िया की संज्ञा से अभिहित भारत अपने स्वर्णिम युग में या अपने अमृत काल में एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो कैंपेन स्टार्ट की गई है उसका नाम आपको लिखना है। इसके माध्यम से ये अभियान स्टार्ट किया गया है जिसके जरिए 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा लक्ष्य निश्चित किया गया, निर्धारित किया गया। तो ये आपको ऐसे इंट्रोडक्शन में इतनी चीजें बताना है। गिनती की 2-3 चीजें हैं उसमें जो बताना है। एक तो मोदी जी का जो कैंपेन है वो बताना है, विश्व गुरु सोने की चिड़िया बताना है, और 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को जो निर्धारित किया गया उसको प्राप्त करने के लिए भारत जो है प्रयत्नशील है, प्रयासरत है, ऐसा आपको कहना है, बताना है। अब यहाँ पर बात होती है कि विकसित भारत @2047 यहाँ पर वर्ड यूज क्यों किया गया? बात ये है, यही वर्ड यूज क्यों? 2047 तो ठीक है, 100वें वर्ष की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। 1947 में हम आजाद हुए, तो 2047 में आजादी के 100 वर्ष होने वाले हैं। तो 2047 ठीक है, लेकिन @ का मतलब क्या है? @ का मतलब होता है का, ऑफ। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है का यानी ऑफ। तो ये वर्ड जो है सबसे पहले यूज किसने किया? ये वर्ड यूज किया नीति आयोग ने, है ना। नीति आयोग द्वारा जो है ये वर्ड यूज किया गया है सबसे पहले। तो उसी को आधार मान करके मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये विजन इंडिया @2047। ये है नीति आयोग का एक प्रोग्राम, नीति आयोग का एक परियोजना है जिसमें नीति आयोग ने जो है आगामी जो 25 वर्ष हैं उन्होंने देश के विकास 25 वर्षों में देश के विकास का एक खाका खींचा था, खाका तैयार किया था कि हमें जो है क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा। तो विजन इंडिया @2047 से विकसित इंडिया @2047 आया है, ऐसा है।
तो वहां से जो है ये @ वर्ड आया। ठीक है, तो @ का मतलब आ गया समझ में। अभी क्रम से चलेंगे, मैंने आगे कर दिया इसको वो समझाने के लिए। तो आगे समझ में, विजन इंडिया @2047 जो नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट है, ये एक परियोजना है जिसमें नीति आयोग ने आगामी 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका खींचा था, एक खाका तैयार किया था, एक ढांचा तैयार किया था, जिसमें बताया गया था कि हम आगामी जो 25 वर्ष हैं उनमें क्या क्या करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाए। तो यहां से ये वर्ड आया। ठीक है, तो अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि यहां पर विकसित भारत नहीं है, यहां पर डेवलप्ड भारत है। डेवलप्ड भारत @2047, हम यहां पर विकसित लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड क्या है, वो डेवलप्ड भारत। वहां पर विजन इंडिया लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश में हम कैसा बोलते हैं, डेवलप्ड भारत @2047। तो 2047 का विकसित भारत, हिंदी में ऐसा कहेंगे, ये है इसका मतलब। हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम ऐसा चलते हैं, हिंदी में हम ऐसा चलते हैं, इंग्लिश में हम उल्टा चलते हैं। तो डेवलप्ड भारत, भारत को भारत ही लिखा हुआ है, डेवलप्ड इंडिया नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ये इंडिया और भारत के बीच लड़ाई है, इन्हीं की संघर्ष की बात है। तो यहां पर जो है मोदी जी ने ये भारत को भारत ही लिखा है, इंग्लिश में भी वही लिखा है, डेवलप्ड भारत @2047। तो इसको अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 2047 का विकसित भारत, ये है इसका मतलब। आया समझ में, @ का मतलब आया समझ में, और एक्चुअल वर्ड क्या हुआ है समझ में, डेवलप्ड भारत @2047, ना कि विकसित भारत @2047। एक्चुअल वर्ड वो है, तो पूरा इंग्लिश में है ये। जैसे उन्होंने क्या विजन इंडिया @2047, वो पूरा इंग्लिश में है। तो 2047 का भारत का विजन, भारत का दृष्टिकोण, ये है उसका मतलब। विजन इंडिया @2047, उसका मतलब क्या है, 2047 का भारतीय विजन, भारतीय दृष्टिकोण ये। और वैसे ये क्या है, 2047 का विकसित भारत, यानी 2047 में विकसित भारत होगा, कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर चर्चा उन्होंने की है। तो आगे बात समझ में पूरी। इसका मैंने यहाँ पर ये अर्थ बताया है कि एक्चुअल में विकसित भारत 2047 का मतलब क्या है। तो 1947 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी जो वर्ष है, यानी 100वां जो वर्ष है, उसमें हमारा जो राष्ट्र है एक विकसित राष्ट्र में बदलने की जो महत्वाकांक्षी दृष्टि है उसका प्रतिनिधित्व ये करता है ये वर्ड। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आर्थिक विकास है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक प्रगति, सोशल एडवांसमेंट, पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस जैसे विकास के विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। ये इसका मीनिंग है, इसका अर्थ आया समझ में। विकसित भारत @2047 का मतलब है कि 2047 में जब हमारी जो आज़ादी है उसका 100वां वर्ष होगा, तो उसमें जो है हम एक राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। और विकसित राष्ट्र बनने के पीछे क्या होगा, इसके अंतर्गत किसको शामिल किया जाएगा, इसके अंतर्गत 4 चीजें हैं, 4 स्तंभ हैं। इन चारों स्तंभ को भी आगे एक्सप्लेन करना है ना। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन, इनका उल्लेख आपको इसमें करना, ये मेन चीज है, ध्यान रखना है। जब हम विकसित भारत @2047 की बात करते हैं तो हमें इन चारों चीजों का उल्लेख करना पड़ता है, इन 4 चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि ये चारों चीजें स्तंभ हैं इस चीज की। फिर इसको मैंने एक डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया इस तरीके से, इन्हीं चीजों को, है ना। भारत वही चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। इनका 2047 में विकास होगा तो हमारा राष्ट्र कैसा हो जाएगा, विकसित भारत @2047। इस तरीके से मैंने इसको अपने दिमाग से सोच करके इसको बनाया है। ऐसे हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आंसर में आप लिख सकते हैं।
वही जो डेफिनेशन में चीजें बताई हैं उसी को मैंने एक ग्राफिक के जरिए, डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया है। ठीक, तो आया समझ में स्टार्टिंग की चीजें। विकसित भारत @2047 क्या है एक्चुअल मीनिंग, एक एक वर्ड को मैंने यहां पर समझाया है आप लोगों को। सुना तो कई बार होगा, सुनते ही है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है बहुत कम लोगों को पता होगी इसका सही मीनिंग। तो ये है इस तरीके से इसके डायग्राम के संबंध में, अर्थ से जुड़ा हुआ डायग्राम है ये। इसके आगे है इसका उद्भव कैसे हुआ। मैंने अभी बताया है कि उद्भव के लिए दो चीजें हैं, एक तो इंडिया विजन @2047। सबसे पहले नीति आयोग ने जो है ये एक रोड मैप दिया था, एक प्रोजेक्ट दिया था, और इसके जरिए नीति आयोग ने एक खाका बनाया था कि 25 वर्षों में किस तरह से विकास हमें करना पड़ेगा, है ना, किन क्षेत्रों में कितना विकास करना पड़ेगा। उसने कुछ लक्ष्य डिसाइड किए थे, उसके आधार पर हम जो है 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो वो विजन इंडिया @2047 ये जो है सबसे पहले आया, और इसी के आधार पर मोदी जी ने 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया था, है ना। तो ये दो चीजें आपको इसके उद्भव में मेंशन करनी है, ठीक है। विजन इंडिया @2047 जो नीति आयोग का एक दस्तावेज है, एक प्रोजेक्ट है, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान स्टार्ट किया। उसका नाम है विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज। इसमें जो है युवाओं के विचार जाने जा रहे हैं कि जो युवा वर्ग है वो क्या चाहता है, युवा वर्ग के दिमाग में क्या है, युवा वर्ग क्या सोचता है, युवा वर्ग ये बताए कि हम जो है कैसे विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो उस तरह का एक कैंपेन, उस तरह का एक अभियान जो है मोदी जी द्वारा चलाया गया है, और इसके जरिए जो है युवाओं के विचार जाने गए हैं, मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये उद्भव की बात होती है, उद्भव के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। इसके बाद आगे आता है कि ये क्यों चुना गया। वैसे ये तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, 2047 का ही लक्ष्य क्यों रखा गया वो तो क्लियर ही है। 2047 हमने क्यों सिलेक्ट किया, यही ईयर क्यों सिलेक्ट किया, तो उसके पीछे आज़ादी के 100 वर्ष हैं। आज़ादी के जो 100 वर्ष हैं वो 2047 में हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो 1947 में आज़ाद हो गया था, तो 2047 में इसको 100 वर्ष हो जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में ये लक्ष्य डिसाइड हुआ है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, इस तरह का लक्ष्य है, और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष 2047 है, 2047 में पूर्ण हो रहा है, इसलिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भारत सरकार द्वारा रखा गया है, जिसमें विकसित भारत के निर्माण की संकल्पनाओं के साथ जो है युवाओं की आवाज़, उनके विचारों को जोड़ने, उनके रचनात्मक योगदान को सुनिश्चित करने का प्रयास इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये जो है 2047 के लक्ष्य के बारे में मैंने बताया कि यही लक्ष्य हमने क्यों डिसाइड किया है, इसको क्यों चुना है। तो बहुत कॉमन बात है, हालांकि ये सब आपको पता है इसके बारे में, लेकिन उसमें मेंशन आपको करना पड़ेगा जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तब, शॉर्ट में, ठीक। तो यहां तक हो गया। इसके आगे बढ़े, इसमें तो खैर कुछ भी ऐसा खास नहीं है। अब यहां पर मैंने ये बताया है कि किसी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र कब कहा जाएगा। विकसित राष्ट्र कहलाने के लिए अलग अलग संगठनों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है उनके द्वारा कुछ अलग अलग मानदंड डिसाइड किए गए हैं। तो उन मानदंडों के आधार पर ही किसी राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र कह सकते हैं, है ना। कोई भी राष्ट्र अपने मन से विकसित राष्ट्र नहीं कह सकता कि भाई हम तो विकसित हो गए, है ना। तो उसके कहने से क्या होगा, ऐसा अगर होने लगता है तो कोई भी कह देता कि हम विकसित हो गए, है ना। तो मानदंड डिसाइड है, विश्व बैंक द्वारा डिसाइड किए गए हैं,
IMF द्वारा डिसाइड किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा डिसाइड किए गए हैं। तो उन मानदंडों को जिन राष्ट्रों द्वारा पूरा किया जाता है उनको ही अल्पविकसित, विकासशील तथा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र इन दोनों ने जो है अलग अलग आधार बताए हैं, अलग अलग जो है उन्होंने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का जो मानदंड है वो डिसाइड किया हुआ है ना। तो विश्व बैंक कहता है कि ऐसे राष्ट्र जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,000 या अगर इसको रुपए में कहें तो 10 लाख रुपए वार्षिक आय तथा उससे अधिक है तो उनको विकसित राष्ट्र माना जाएगा, ऐसा उसका कहना है। विश्व बैंक का ऐसा कहना है। इसमें भी 3 श्रेणियां हैं, मैंने वैसे आप लोगों को बताया था 4 श्रेणियां, सॉरी, कम आय वाले, फिर निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय, उच्च आय, ऐसे 4 श्रेणियां जो है दोनों में बताई गई। कम आय निम्न आय वाले, फिर निम्न मध्यम आय वाले, उच्च मध्यम आय वाले और उच्च आय वाले, ऐसे 4 कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की हैं। तो निम्न आय वाले जो हैं वो कहे जाते हैं अल्पविकसित, निम्न मध्यम और उच्च मध्यम, सॉरी निम्न मध्यम और उच्च मध्यम, हाँ निम्न मध्यम उच्च मध्यम ये विकासशील कहे जाते हैं और उच्च आय वाले जो देश होते हैं उनको बोलते हैं विकसित राष्ट्र। तो ऐसी 4 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। देखो आधार किस तरीके से है ये, और इनमें चेंज होता रहता है। ये जो मानदंड होते हैं जैसे निम्न आय वाले, जैसे 1,000 से कम है तो 1,000 से कम अभी है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेंगे। $1,000 से कम आय जिनकी है उनको अल्पविकसित बोला जाता है। लेकिन आप ये कहेंगे 10 साल बाद यही रहेगी तो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो मानदंड भी बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है। ठीक है ना। तो आधार हैं, 3 आधार इसमें बताए गए हैं। एक है निम्न आय वाले देश, ये कहे जाते हैं अल्पविकसित। फिर होते हैं इसमें एक्चुअली निम्न मध्यम उच्च मध्यम, निम्न मध्यम आय, फिर आते हैं उच्च मध्यम आय। तो ये दोनों जो कैटेगरी हैं ये किसके लिए हैं? विकासशील के लिए, है ना। फिर लास्ट आते हैं उच्च आय वाले, है ना, उच्च आय वाले, और ये किसके लिए हैं? विकसित के लिए, है ना। तो ऐसे 4 कैटेगरी में ये डिवाइडेशन किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये दोनों का, वर्ल्ड बैंक का भी यही है और IMF का भी यही है, संयुक्त राष्ट्र का भी यही है। थोड़ा सा उसमें जो मानदंड है उसमें थोड़ा बहुत फर्क दिखता है। ये जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का जो मानदंड होता है उसमें थोड़ा बहुत अंतर दिखता है, बाकी ज्यादातर सेम आता है ना। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने वही चीज मैंने बताई, संयुक्त राष्ट्र ने प्रति व्यक्ति जो आय के आधार पर देशों को कम आय या निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय तथा उच्च आय वाली श्रेणी में रखा हुआ है। इसी हिसाब से जो है इनको अल्पविकसित, विकासशील और विकसित देशों की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसके मानदंड आगे बताए हुए हैं, हटा दें इसको। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से ये देखिए यहां पर ही हम लिख सकते हैं। वैसे ये है अल्पविकसित, ये है अल्प विकसित देश।
$1000 से कम जिनकी आय है, एट प्रेजेंट अभी की हम बात कर रहे हैं, ये बढ़ती जाती है। तो $1000 से कम, $1000 से कम जिनकी आय है, इनकम है, ये आय मतलब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है ना। आय का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। है ना, पहले प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ड यूज होता था, अब इसकी जगह आय वर्ड यूज हो गया है। हम आगे राष्ट्रीय आय जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा उत्पाद आय में क्या अंतर है ना। पहले जो है सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो उत्पाद वर्ड यूज किया करते थे, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन अब हर जगह आ गया है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। किसी में अगर उत्पाद लिखा हो तो उसको काट देना, आय लिख देना, है ना। पुरानी जो बुक है उसमें अभी भी आ रहा होगा हालांकि, लेकिन वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया। कम आय वाले जो देश हैं यानी अल्पविकसित देश हैं, उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी होगी? $1000 से कम, लगभग 1000 से ज्यादा और $4000 से कम जिनकी आय है, यानी इसके बीच में जिनकी आय है, उनको कहते हैं निम्न मध्यम आय वाले देश, और ये कहे जाते हैं विकासशील, ठीक है। इसी तरीके से 4000 से ऊपर है, 13,000 से कम है डॉलर में, तो उनको कहते हैं उच्च मध्यम आय वाले देश। ये दोनों ही कहे जाते हैं विकासशील। तो ये मानदंड है। हाँ, लास्ट इसमें बचता है चौथा, 13,000, लगभग $13,000 से अधिक जो आय है जिनकी, 13,000 या उससे अधिक, 13,000, हाँ 13,000 इससे अधिक, सॉरी इसमें अधिक है, तो इसको कह देते हैं हम विकसित। है ना। वर्ल्ड बैंक जो है 12,000 या उससे अधिक मानता है, थोड़ा सा इसमें फर्क है, और संयुक्त राष्ट्र मानता है 13,000 से अधिक, उससे अधिक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी लगभग वही चीजें हैं। तो ये अलग अलग मानदंड जो है डिसाइड किए गए हैं। जैसा मैंने ये बताया कि इनमें चेंज होता रहता है। चेंज मतलब वृद्धि होती है, कमी तो हो नहीं सकती है ना। देशों की जो राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वो चूंकि बढ़ती जाती है, इसलिए मानदंड में भी बढ़ोतरी करना पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आवश्यक मानदंड है। और भारत जो है लगभग $13,000 के आसपास आय इसकी हो जाएगी, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ऐसा माना जाता है। तो इस हिसाब से जो है भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसी संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। लगभग 6 से 7 गुना प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भारत की बढ़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है ना। 6 से 7 गुना। अभी कितनी है? $2,601 है अभी भारत की जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, मैंने कल बताया था, अभी आगे भी आएगा उसका उल्लेख। 2,601 ये डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय इंडिया की, तो इससे 6 से 7 गुना बढ़ेगी, ऐसा अनुमान है। तो 6 से 7 गुना बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? लगभग वही हो जाएगी, 12-13 हजार के आसपास हो जाएगी, है ना, डॉलर में। तो इसीलिए जो है हम कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, इस आधार पर कह रहे हैं। तो वो आधार में हम लिखेंगे, हमें वो आधार में बताना पड़ेगा, जब हम आधार के पॉइंट पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद आगे जो मानदंड बताए गए हैं उसमें मानव विकास सूचकांक में अच्छी स्थिति होना चाहिए। यूएनडीपी द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है वहां पर जो है अच्छी स्थिति होनी चाहिए, ऊपर की स्थिति। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान, जैसे इंडिया में बढ़ रहा है ना। हमारे यहाँ जो है कृषि, उद्योग, सेवा, तीनों से सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। तो उस आधार पर भी हम कह रहे हैं उन्नत आधारभूत संरचना और शिक्षा तथा स्वास्थ्य का विकास। तो ये जो है मानदंड डिसाइड किए गए हैं। इन मानदंडों को जो देश पूरा करेगा
पूरा कर रहा है उसको विकसित राष्ट्र माना जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया ये। इसके बाद है आगे, हाँ फिर मैंने ये इस तरह से बताने का प्रयास किया है 1947 में क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है और आगे क्या हो जाएगी। ये बहुत कॉमन चीज है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ग्राफिक तरीके से बताने का प्रयास किया है। 1947 में हमारा राष्ट्र गरीब था, या उसको हम अल्पविकसित कह सकते हैं। पहले एक्चुअली अल्पविकसित के स्थान पर अविकसित वर्ड यूज होता था, है ना। मतलब पहले अल्पविकसित वर्ड यूज नहीं होता था, काफी पहले की बात बता रहा हूं। पहले जो विश्व बैंक अविकसित, विकासशील और विकसित राष्ट्र ऐसे वर्ड यूज करता था। तो बाद में सुझाव दिया गया भाई अविकसित कब तक रहेंगे, हमेशा तो अविकसित रहेंगे, अविकसित में तो कोई विकास नहीं। तो फिर उन्होंने सुधार किया और उसमें वर्ड यूज होने लगा अल्पविकसित। तो अब अविकसित वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह अंडर डेवलप्ड करते हैं। अंडर डेवलप्ड, अल्पविकसित, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड, इस तरह से ये वर्ड यूज किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो हम पहले अल्पविकसित थे, अभी विकासशील हैं, 2047 में क्या बन जाएंगे, विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, ऐसी संभावना है, ऐसा लक्ष्य। तो इस तरीके से मैंने इसको बताने का प्रयास किया है भारत की स्थिति। अब आगे मैंने यहाँ पर तुलना की है कि वर्तमान स्थिति में भारत कहाँ पर है और आगे 2047 में भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, ये मैंने इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। वर्तमान स्थिति में ये जीडीपी लिखी हुई है $3.7 ट्रिलियन। ये आईएमएफ का डेटा है, जनवरी 2024 में उन्होंने जारी किया है। हालांकि डेटा 2023 का है। $3.75 ट्रिलियन भारत की जीडीपी हो चुकी है ना। जनवरी 2024 में आईएमएफ ने आंकड़ा जारी किया है, जिसमें 2023 में उसने बताया है कि 2023 में भारत की जो जीडीपी है वो कितनी हो गई है, $3.75 ट्रिलियन हो चुकी है। और इसको 2025 तक कितनी करने का लक्ष्य है, $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें कल जो मैंने बताई थी या पहले क्वेश्चन में जो डिस्कस की थी, उनमें से काफी चीजें यहाँ पर भी आएंगी और वो बार बार रिपीट होंगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इकोनॉमी में सबसे खास बात यह है कि एक चीज को आप कई जगह अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। एक डेटा का कई जगह यूज हो जाता है अलग अलग तरीके से, ये एक अच्छी बात रहती है इकोनॉमी के अंतर्गत। बस आपको ये समझना है कि हम किस डेटा को कहां पर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अभी $3.75 ट्रिलियन है, ये जीडीपी है ये इंडिया की, और आईएमएफ ने ये डेटा बताया हुआ है। और भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देश हो जाएंगे। और वर्तमान में भारत की जो स्थिति है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। मैंने इसके बारे में भी कल बताया आप लोगों को। 5वीं जो अर्थव्यवस्था है वो किस आधार पर है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी है ना। तो यहाँ पर हाँ उसका भी जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं, वैसे वहां पर मैंने किया हुआ है ना। ये किसके आधार पर है, विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर, है ना। विनिमय मूल्य के आधार पर। और हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी हैं, वो किस आधार पर हैं, क्रय शक्ति समता, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये छूट गया था तो इसको यहां पर मेंशन कर लेना, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये है पीपीपी के आधार पर।
ठीक है। पीपी यानी पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति समता। क्रय शक्ति समता हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी और शॉर्ट में लिखते हैं पीपीपी। ठीक है। और ये कैसे तय होती है ये मैंने कल आपको डिटेल बताया है। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर कैसे डिसाइड होता है, पीपीपी के आधार पर कैसे डिसाइड होता है, ये जो विश्व बैंक है, आईएमएफ है, इसी के आधार पर विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना करते हैं और बताते हैं कि कौन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ये सारी चीजें मैंने कल बताई हुई हैं। पांचवी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तीसरी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पांचवी में सबसे ऊपर जो है अमेरिका है, तो चाइना है, जापान है, जर्मनी है और फिर इंडिया का नाम आता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी उनको पीछे छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये बन जाएगा विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर। ठीक है। क्रय शक्ति समता के आधार पर सबसे ऊपर कौन है देश, चाइना है। क्रय शक्ति समता के आधार पर सबसे नंबर 1 आता है चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया है। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर सबसे ऊपर है अमेरिका, अमेरिका चाइना है, ऐसा है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं आप लोगों को, है ना। यहाँ पर उसको रिपीट मैं कर रहा हूँ और ये यहाँ पर मेंशन आपको करना है, जो ये पॉइंट मिस हो गया था उसको आप मेंशन कर लेना। तो ये हो गया इस तरीके से वर्तमान स्थिति। अभी आगे भी पॉइंट आएंगे। नीति आयोग का ऐसा कहना है कि 2047 तक भारत की जो विकास दर है वो 9% तथा उससे अधिक हो जाएगी, है ना। इससे अधिक होना चाहिए, 9 या उससे अधिक होना चाहिए, तभी जो हम विकसित राज्य बनेंगे। और आरबीआई के पूर्व जो गवर्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, रंगराजन, कि अगर 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनना है तो उसके लिए भारत की जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है वो $13,000 होगी, तब हम ऐसा हो पाएंगे, क्योंकि हमने मानदंड ही पढ़ लिया है ना। तो रंगराजन ने ऐसी संभावना व्यक्त की है, ऐसा बोला है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था $13,000 हो जाती है 2047 तक, या अगर हम रुपए में देखें तो 10,58,000 रुपए में हो जाती है, तो हम जो है 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। मतलब ऐसा होना जरूरी है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए इतना प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है हमारे यहाँ पर होना जरूरी है, तब ऐसा हो पाएगा। ये रंगराजन का ऐसा कहना है, उनका स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने बताया है। इसके आगे है अभी जीडीपी में वृद्धि दर, ये भी मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में, पिछले टॉपिक के अंतर्गत। 7.2% जो है ये वास्तविक है ना। जो एनएसओ है, एनएसओ ने जो है ये वास्तविक आंकड़ा बताया है 7.2% 2022-23 का, और 2023-24 का उसने अनुमान लगाया है, वो होगा 7.3%। तो यहाँ पर दो डेटा दिए गए हैं, एक वास्तविक है और एक अनुमानित है ना। वास्तविक 2022-23 का है क्योंकि वो आ चुका है, और 23-24 का अनुमान लगाया गया है एनएसओ द्वारा। तो यहाँ पर दो डेटा आपको बताना है। प्रति व्यक्ति आय, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय ये अनुमानित है, एक्चुअली एनएसओ का अनुमान है। एक्चुअली पॉइंट लिखा है इसमें, ये कॉमा है यहाँ पर। 1,85,854 रुपए, है ना, रुपए में है ये जो है अनुमान है। कब का है ये? 2023-24 का। लेकिन वास्तविक जो डेटा है वो 1.72 लाख है। ये प्रति व्यक्ति आय है भारत की एट प्रेजेंट। और यही 2047 तक हमने पढ़ ली है। कितनी हो जाएगी? 10 लाख से ऊपर, 10 लाख रुपए में हो जाएगी, या अगर हम डॉलर में कहेंगे तो $13,000 हो जाएगी, तब हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, जिसको हमने आगे मेंशन किया हुआ, पहले मेंशन किया हुआ है। इसके बाद भारत का जो कार्यबल है, वर्कफोर्स, वैश्विक कार्यबल का 21%
होने की संभावना 2047 तक, ऐसा माना जा रहा है कि 2047 तक भारत का जो कार्यबल है वो वैश्विक कार्यबल का 21% हो जाएगा वर्कफोर्स। 2047 तक भारत की जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है वो $20,000 तक पहुंच जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। मतलब चाहिए हमें $13,000 के आसपास, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि $20,000 हो जाएगी। हालांकि संभावना कम है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है ना। सपने देखना अच्छी बात है ना। तो ये है इस तरीके से ये तुलनात्मक अध्ययन, पहले की वर्तमान की स्थिति और आगे फ्यूचर में जो स्थिति होने वाली है उसके बारे में यहाँ पर मैंने तुलना बताई हुई है। फिर आगे है प्रमुख लक्ष्य। जो हमने लक्ष्य तय किया है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का, उसके लिए क्या क्या लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, तो उसके बारे में यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। विकसित भारत, ठीक है, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को अपने परिवर्तन का मुख्य संचालक बनाना। हम नवाचार उद्यमिता पढ़ लिया है ना, पढ़ ही रहे हैं लगातार। तो इसको जो है परिवर्तन का मुख्य अंग बनाना, यानी निरंतर जो है परिवर्तन करना, नवाचार करना, नए नए विचार उनको सम्मिलित करना अपनी कार्यशैली में, कार्यप्रणाली में, है ना। इनोवेशन को ज्यादा सम्मिलित करने की बात इसमें कही गई है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण केंद्र बनाना, जो कि देश की जीडीपी में कम से कम 25% योगदान दे सके। अभी 70% है, अगर विनिर्माण क्षेत्र का 25% योगदान हो जाएगा तो जो है ये विनिर्माण केंद्र का है ना, केवल विनिर्माण केंद्र, निर्माण अलग है, विनिर्माण अलग है। निर्माण विनिर्माण दोनों को अगर मिला देंगे तो ज्यादा है, लेकिन केवल विनिर्माण क्षेत्र है तो ये 70% आता है। अगर इसका योगदान 25% हो जाएगा तो हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, ऐसा कहना है। नवाचार के माध्यम से स्टार्टअप और मानव पूंजी विकास के नियमों में परिवर्तन करना,